ठीक है, यानी कि जो मार्शल का ये मानव कल्याण वाली परिभाषा है, मार्शल की जो मानव कल्याण वाली परिभाषा है, ये भी कहीं अर्थशास्त्रियों को रास नहीं आया। खासकर इसमें नाम आता है दोस्तों आलोचना करने, मार्शल के आलोचना करने वाले अर्थशास्त्रियों में सबसे अग्रगण्य नाम किसका है? रॉबिन्स का। डॉक्टर मार्शल का आलोचना करने वाले अर्थशास्त्रियों में सबसे आगे नाम किसका है? रॉबिन्स का। रॉबिन्स कहना है कि मार्शल साहब खाली कल्याण कल्याण पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई वस्तुएं हैं जो मानव को कल्याण नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर उन वस्तुओं से संबंधित हम अध्ययन नहीं करेंगे। यानी रॉबिन्स का कहना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे जो मानव को कल्याण पहुंचाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र इस बात का भी अध्ययन करेगा, इस बात का भी अध्ययन करेगा, या उस वस्तु के उत्पादन उपभोग का भी अध्ययन करेगा जो मानव को कल्याण नहीं पहुंचाता है। यानी कि मार्शल क्या कर रहे हैं कि उन वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग करना हमें अर्थशास्त्र बतलाएगा जिसका संबंध मानव कल्याण से। यानी डॉक्टर मार्शल को माने तो उन वस्तुओं के उत्पादन उपयोग करना नहीं अर्थशास्त्र बतलाएगा जो मानव का कल्याण नहीं पहुंचाता। यानी कि गेहूं के उत्पादन उपभोग कैसे होगा ये अर्थशास्त्र में होगा, क्योंकि गेहूं मानव को कल्याण पहुंचाएगा। लेकिन परमाणु बम जो कि एक घातक है, जो मानव के पूरे वंश को खत्म कर सकता है, उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे अर्थशास्त्र में। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव। यानी रॉबिन्स का यही कहना है कि डॉक्टर मार्शल जो खाली कल्याण कल्याण कर रहे थे, जो चीज कल्याण नहीं करता है ना, उसे भी हमें अर्थशास्त्र में पढ़ना पड़ेगा। परमाणु बम किसी अर्थव्यवस्था में कैसे इफेक्ट करता है उसका भी अध्ययन आप अर्थशास्त्र में करिएगा। कि आप ये कहकर टाल दीजिएगा परमाणु बम को कि ये मानव को कल्याण नहीं पहुंचाता, हटाओ हटाओ इसको। वही बात रॉबिन्स कहे हैं। रॉबिन्स का कहना है कि अल्फ्रेड मार्शल केवल कल्याण प्रदान करने वाले पदार्थों पर लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव को कल्याण पहुंचाने वाले पदार्थों का भी उत्पादन उपभोग का अध्ययन होगा, और जो कल्याण नहीं पहुंचाते उसका भी अध्ययन होगा। तो रॉबिन्स की यह दिक्कत है। अब दूसरा दिक्कत रॉबिन्स की क्या है अल्फ्रेड मार्शल को लेकर जानते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल केवल किसकी बात की है? भौतिक पदार्थ। अब भौतिक पदार्थ क्या है समझ गए ना? यानी भौतिक पदार्थ के अंतर्गत सेवा सर्विस नहीं आता है। भौतिक पदार्थों के अंतर्गत सर्विस नहीं आता, जैसे बैंकिंग सेवा, शिक्षा, ये अभौतिक पदार्थ है। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने सेवा क्षेत्र को निकाल दिए हैं। किससे? अर्थशास्त्र से। ये कह रहे हैं केवल भौतिक पदार्थों की प्राप्ति उपयोग करने से है, अभौतिक को ये छांट दिए हैं। यही बात रॉबिन्स कहे हैं कि मार्शल साहब अभौतिक कहाँ रखेंगे, आप तो केवल भौतिक की चर्चा किए हैं। तो रॉबिन्स इन्हीं दो बातों को लेकर आलोचना किए हैं मार्शल की परिभाषा की। और वो दो बात है कि रॉबिन्स का कहना है कि सभी पदार्थों के सभी संसाधनों का अध्ययन होगा, चाहे वो मानव को कल्याण पहुंचाए या मानव का कल्याण नहीं पहुंचाए। अर्थशास्त्र के अंतर्गत न सिर्फ भौतिक पदार्थों का अध्ययन होगा बल्कि अभौतिक पदार्थों का भी अध्ययन होता है, यानी विभिन्न प्रकार के सेवाओं का भी अध्ययन होता है। यही दो बात को लेकर दिक्कत है। तो एडम स्मिथ के परिभाषा का आलोचना कार्लाइन, रस्किन और मॉरिस ने किए थे। कार्लाइन, रस्किन और मॉरिस का दिक्कत ये था कि उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ केवल धन 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 कहकर अर्थशास्त्र को बर्बाद कर रख दिया है, मानव का कहीं जिक्र नहीं किया है, जबकि धन का महत्व तब है जब मानव है। और रॉबिन्स को अल्फ्रेड मार्शल की इस बात से दिक्कत हो गई कि रॉबिन्स का कहना है कि अल्फ्रेड मार्शल केवल कल्याण की बात कर रहे हैं, जो कल्याण नहीं कर रहे हैं उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। उसके बाद दूसरा रॉबिन्स का दिक्कत था कि अल्फ्रेड मार्शल केवल भौतिक पदार्थों की बात कर रहे हैं और भौतिक पदार्थों की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर दिक्कत है।
और रॉबिन्स को इतना दिक्कत था, उसके बाद खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। अब आइए हम रॉबिन्स को परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दो परिभाषा को समझे कि नहीं समझे? अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। अर्थशास्त्र का मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया? किसने? मार्शल ने। बहुत मानव कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने। आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के पूंजीवादी स्वरूप को उजागर किसने किया? एडम स्मिथ ने किया। अर्थशास्त्र के समाजवादी स्वरूप को उजागर किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने किया। अल्फ्रेड मार्शल ने किया। आलोचना तो हर किसी की हो सकती है, आलोचना से कोई परे नहीं है। ईश्वर भी आलोचनाओं के घेरे में है कि नहीं है? लेकिन फिर भी हम लोग ईश्वर को आलोचनाओं से परे मान देते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कितना बड़ा अर्थशास्त्री क्यों ना हो, ठीक है, उनका आलोचना कोई अन्य अर्थशास्त्री जरूर किए हैं। आइए दोस्तों, रॉबिन्स ने अल्फ्रेड मार्शल को ठेंगा देखा ही दिए हैं। इसके बाद अपना परिभाषा लेकर आए हैं रॉबिन्स। और रॉबिन्स की एक पुस्तक, ठीक है, रॉबिन्स की भी एक पुस्तक है जो कब प्रकाशित हुई है? ठीक है, इसके पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो रॉबिन्स की यह पुस्तक खासे चर्चित पुस्तक, लंबा है तो थोड़े हम लिखे हैं क्या? एक दो बार देखिए तो याद हो जाएगा। छोटा करने का रहता तब तो हम परीक्षा का सिलेबस ही छोटा कर देते क्या ना, लेकिन इससे दिक्कत विद्यार्थी को होता है। ठीक है, आपको हम परीक्षा क्वेश्चन ला देंगे तो आपके साथी को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और सबको क्वेश्चन दे देंगे तो फिर सीट तो सीमित है क्या? नहीं है दोस्तों, मेहनत करने से डरना नहीं है, और मेहनत करना बहुत आसान है। आपको बैठे रहना है, पढ़ते रहना है कि ना है? दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ना और पढ़कर समझना। इससे आसान काम कोई है ही नहीं। ठीक है, और खासकर युवा एज में तो शरीर 100% काम करता है। ठीक है, युवा एज में शरीर 100% काम करता है। इस एज में तो पढ़ना और भी आसान होता है। ठीक है, बच्चों वाली अवस्था में भी शरीर 100% काम नहीं करता है। बुढ़ापे वाली भी अवस्था में शरीर 100% नहीं काम करता है। एक युवा अवस्था ही है जिसमें शरीर 100% एक्टिव होकर काम करता है, और दिमाग तो और पूरा एक्टिव रहता है। तो ये अवस्था पढ़ने के लिए सबसे अनुकूलतम अवस्था है। इसीलिए पूरा लाभ उठाइए, बैठ कर रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जिस दिन आप डर जाइएगा, ठीक है, जिस दिन आप डर जाइएगा कि बाप रे कैसे नौकरी होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, श्योर हो जाइए उस दिन सिलेबस आपको दबा देगा। उसके बाद आप उठ नहीं पाइएगा। इसलिए डरना नहीं है। नौकरी के योग्य अगर कोई है तो आप खुद है, ये मान कर चलिए आप। और 100% दोस्तों, हम बार बार हम इस बात की जिक्र करते हैं कि इस उम्र में अगर पढ़ने के अलावे कोई और धंधा खोल कर रखे हैं, ठीक है, कोई और कुछ करते हैं, तो निश्चित श्योर हो जाइए नौकरी संभव नहीं है। इसलिए इस उम्र में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। घूमना फिरना खेलना कूदना बहुत, ये भी है, घूमना जरूरी है, जरूरी है, लेकिन अभी ये पटना में आकर घूमना जरूरी है, यहां सिर्फ पढ़ना जरूरी है। जब हम घर से पटना की ओर चले थे तो क्या समझे थे कि शाम को घूमने जाएंगे पटना में? नहीं, एक एक समय का उपयोग पढ़ने में करेंगे। तो एक एक समय में पढ़ने का उपयोग करिए। और आ जाइए किस पर? रॉबिन्स पर।
रॉबिन्स का परिचय हम पहले इस बात को लेकर किए कि रॉबिन्स अल्फ्रेड मार्शल के आलोचक थे। और आलोचना क्यों की? दो बातों को, इन्हें केवल भौतिक पदार्थों पर रास नहीं आया, केवल मानव कल्याण रास नहीं आया। तो रॉबिन्स ने एक लंबा चौड़ा पुस्तक खुद लिखा और यह पुस्तक भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। An essay on the nature and significance of economic science। शॉर्ट में इसे आप सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस कह सकते हैं। जिस तरह से हम एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहे थे, उसी तरह रॉबिन्स के पुस्तक को आप शॉर्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक। इस पुस्तक सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित किया है? तो रॉबिन्स का कहना है कि जो संसाधन सीमित हैं उसके विभिन्न उपयोग होते हैं। आप देखिए कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है वो क्या है? सीमित संसाधन है। आपकी आवश्यकता जिन चीजों से पूर्ति होगा, मानव की आवश्यकता जिन जिन चीजों से पूर्ति होगा वे सीमित है, वे असीमित नहीं है। और जो चीज सीमित है उसका कोई एक उपयोग नहीं होता, उसका कई उपयोग है। उदाहरण के लिए एक लकड़ी का उपयोग कई है। कोई लकड़ी ले जाएगा कुर्सी बनाएगा, कोई कहेगा ना हम जलावन में यूज करेंगे, कोई कहेगा ना लकड़ी चाहिए हमको लाठी बनाना है, मार करना है। एक ही लकड़ी है, लकड़ी सीमित संसाधन है कि नहीं? क्या उसका एक ही उपयोग है? नहीं। यानी कि जो पृथ्वी पर आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधन सीमित है और दूसरा उनके विभिन्न उपयोग होते, एक उपयोग नहीं होता है। रसगुल्ला है, उसका उपयोग कहिएगा सिर्फ खाने में होता नहीं, बहुत आदमी दिखाने के लिए भी खरीद लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो सोनू खड़ा रहो सोनू, और रसगुल्ला जा खरीद लेगा, अगर सोनू को दिखा दिए रसगुल्ला खरीद लिया, आगे जाकर फिर बेच लिए। काम क्या था? सिर्फ सोनू को दिखाना था कि रसगुल्ला खरीद लिए। कोई प्रतिदिन रसगुल्ला खाता है, कोई नाश्ते में रसगुल्ला खाता है, कोई रसगुल्ला तबे खाता है जब बाराती जाता है। ठीक है, तो जो भी संसाधन सीमित है वो सिर्फ सीमित नहीं है, उसके विभिन्न क्या है? उपयोग है। एक उपयोग नहीं है, उसके विभिन्न उपयोग है। तो रॉबिन्स का यही कहना है कि विभिन्न उपयोग वाले कौन? सीमित संसाधन तथा विभिन्न उद्देश्य। इसके परिभाषा को थोड़ा हम लिख रहे हैं पहले, तब आपको हम समझा देते हैं। अर्थशास्त्र में कभी कभी वाक इतना अल्टर वोल्टर लगेगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है वाक, लेकिन यहां क्लास में आपको हर एक वाक तोड़ कर हम बताएंगे और इकोनॉमिक्स का पूरा पाठ खोल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो विभिन्न उद्देश्य से संबंधित मानव व्यवहार। रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र विभिन्न उपयोग वाले सीमित संसाधन तथा विभिन्न उद्देश्य से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? जिसका क्या होता है अर्थशास्त्र, और क्या करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसके मानव व्यवहार कई उद्देश्यों से जुड़ा होता है।
तो रॉबिन्स इस बात पर जोर दिए हैं अपने परिभाषा में कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न उपयोग में आने वाले सीमित संसाधन तथा विभिन्न उद्देश्यों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। मानव व्यवहार का यानी जो जोर एडम स्मिथ धन को लेकर दिए थे, जो जोर अल्फ्रेड मार्शल मानव कल्याण को लेकर दिए थे, वही जोर रॉबिन्स किस पर अटका दिए हैं? मानव व्यवहार। यानी इसका रॉबिन्स का जो जोर है अर्थशास्त्र के परिभाषा में वो किसको लेकर है दोस्तों? मानव व्यवहार को लेकर है। यानी आप कह सकते हैं कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहारों का अध्ययन है। और मानवीय व्यवहार किससे जुड़ा हुआ है? तो विभिन्न उपयोग होने वाले सीमित संसाधनों से जुड़ा हुआ है। मानवीय व्यवहार रॉबिन्स के अनुसार किससे जुड़ा हुआ है? तो विभिन्न उपयोग आने वाले सीमित संसाधनों से जुड़ा हुआ है। तो अर्थशास्त्र मानव अर्थशास्त्र के अंतर्गत सीमित संसाधन, विभिन्न उपयोग वाले सीमित संसाधन तथा विभिन्न उद्देश्य से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है। अब दोस्तों ये परिभाषा एकदम कभी कभी सीधे परिभाषा पूछ सकता है कि किस अर्थशास्त्री का कहना है कि अर्थशास्त्र विभिन्न उपयोग में आने वाले सीमित साधन तथा विभिन्न उद्देश्यों से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या कहिएगा? रॉबिन्स। तो जिस तरह एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में धन शब्द को महत्व दिए थे, जिस तरह से एडम स्मिथ ने अपने परिभाषा में धन शब्द का जिक्र किए थे, या एडम स्मिथ ने जिस तरह से अर्थशास्त्र में धन को महत्व दिए थे, जिस तरह अल्फ्रेड मार्शल ने अपने परिभाषा में मानव कल्याण को महत्व दिए थे, ठीक उसी तरह रॉबिन्स अपने परिभाषा में किसको महत्व दिए हैं? मानव व्यवहार को महत्व दिए हैं। मानव व्यवहार को महत्व दिए हैं। मानव व्यवहार को महत्व दिए हैं। और रॉबिन्स की यह परिभाषा दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहलाता है। ठीक है, कैसा परिभाषा कहलाता है? दुर्लभता संबंधी। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन परिभाषाओं का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और वो है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा और अर्थशास्त्र की दुर्लभता वाली समस्या। हालांकि रॉबिन्स की भी परिभाषा के काफी आलोचक है। डर्बन, फ्रेजर, एली। डर्बन, फ्रेजर और एली ये तीन ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो रॉबिन्स के ही आलोचक हैं। उन्होंने कह दिया, उनका कहना है डर्बन, फ्रेजर, एली का, कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को ऐसे लिख दिया है कि लग रहा है केवल कीमत का निर्धारण करना ही अर्थशास्त्र है। डर्बन, फ्रेजर, एली जब रॉबिन्स का यह पुस्तक पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, तो डर्बन, फ्रेजर, एली जैसे अर्थशास्त्री रॉबिन्स के तीव्र आलोचक बन गए। उन्होंने कहा कि रॉबिन्स केवल अर्थशास्त्र को इस दृष्टिकोण में लिख दिया कि किस वस्तु का मूल्य कितना होनी चाहिए, यहीं तक सिमटा हुआ है रॉबिन्स का अर्थशास्त्र। तो हर अर्थशास्त्री का परिभाषा अपने आप में संपूर्ण नहीं है दोस्तों। हर अर्थशास्त्री की परिभाषा को कोई अन्य अर्थशास्त्रियों ने एक अलग दृष्टिकोण को लेकर, एक अलग दृष्टिकोण को लाकर आलोचना की है। लेकिन हमें याद रखना है कि अर्थशास्त्र के तीन परिभाषाएं प्रचलित है। वे है धन संबंधी परिभाषा, वे है मानव कल्याण संबंधी परिभाषा, और वे है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। किसने दिया है? अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। किसने दिया है? अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता वाली समस्या, दुर्लभता वाली परिभाषा किसने दिया है? रॉबिन्स ने दिया। तो परिभाषा में तीन को याद रखना बहुत जरूरी है। और मूल परिभाषा तो हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो हमें बतलाएगा कि मानव अपने असीमित आवश्यकताओं को पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा करे कि ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, ताकि उनकी अधिकांश आवश्यकताएं
संतुष्ट हो सके। क्लियर है? समझ गए? तो परिभाषा क्लियर है दोस्तों। आगे चलकर एक और परिभाषा सैमुअल्सन का आया था। ठीक है, एक और परिभाषा किसका आया? सैमुअल्सन का परिभाषा। और इसका परिभाषा, ये नोबेल पुरस्कार, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका परिभाषा काफी विस्तृत और लगभग कई अर्थशास्त्रियों की परिभाषा का मिक्सअप है। ठीक है, हालांकि जो अभी आप पढ़े हैं 3 परिभाषा, एडम स्मिथ का परिभाषा, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा, ये तीनों ही परिभाषाएं 3 अलग अलग दृष्टिकोण में है। तीनों ही परिभाषा का आपस में कोई मेल नहीं है, नहीं था मेल। यानी कि अर्थशास्त्र की जो हम 3 परिभाषाएं पढ़े हैं दोस्तों, ये तीनों ही परिभाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तीनों ही परिभाषाओं का देने का अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। और सैमुअल्सन जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री है, इन्होंने अर्थशास्त्र के जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण था उसको एक में समाहित कर कर एक विस्तृत परिभाषा देने का कार्य किया है। पर ये वो परिभाषा क्या है? चलो ठीक से। अरे समझे तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह लेंदी होता है। आइए तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं आपको। ठीक है, सैमुअल्सन का परिभाषा इतना बड़ा है कि 2 लाइन पढ़िएगा तो तीसरा लाइन में जाइएगा, दूसरा लाइन भूल जाइएगा क्या था। ठीक है, तो सैमुअल्सन का परिभाषा कोई एक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, जिस तरह से रॉबिन्स, मार्शल और एडम स्मिथ का दृष्टिकोण था। कई दृष्टिकोणों का समावेश है सैमुअल्सन की परिभाषा में। सैमुअल्सन का कहना कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा आप समझ रहे हैं ना? फिलहाल जो समझ रहे हैं वो समझ ही रहे हैं, और वही अर्थ है मुद्रा का जो आप समझ रहे हैं। लेकिन मुद्रा का एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक अर्थ है, जिसके लिए एक चैप्टर ही है स्पेशल, क्या, जिसका नाम है मुद्रा। तो उस चैप्टर में हम मुद्रा का व्यापक अर्थों को हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आप रुपये पैसे को ही मुद्रा समझिए, और वही मतलब भी है सैमुअल्सन का। तो सैमुअल्सन का कहना है कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा के माध्यम से या बिना मुद्रा के माध्यम से या बिना मुद्रा के विभिन्न वस्तु जो मानव की आवश्यकता है, विभिन्न वस्तु का उत्पादन सीमित साधनों से, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन सीमित साधनों से कैसे करते हैं, सीमित साधनों से किस प्रकार करते हैं। अगली बात उन्होंने कहा है कि न सिर्फ अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि विभिन्न वस्तु का उत्पादन सीमित साधनों से किस प्रकार होता है, बल्कि यह भी अध्ययन करता है अर्थशास्त्र कि उत्पादन का बंटवारा समाज के विभिन्न वर्गों में किस प्रकार किया जाए,
किया जाए। अब देखिए, उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो फिर उसका उपभोग होगा। उपभोग कौन करेगा? समाज के विभिन्न वर्गों के लोग। तो अर्थशास्त्र सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का भी अध्ययन करता है कि जो सीमित साधनों से वस्तु उत्पादित हुआ है, उस उत्पादित वस्तु का समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बंटवारा कैसे होगा। इस बात का भी अध्ययन कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। इस बात का भी अध्ययन क्या करता है? अर्थशास्त्र करता है। तीसरी बात ये जो कर रहा है कि ना सिर्फ बंटवारे की बात करता है, बल्कि ये लागत तथा लाभों का क्या करता है? विश्लेषण करता है। या लागत समझ रहे हैं ना आप? लागत तथा लाभों का क्या करता है? विश्लेषण करता है। तो सैमुअलसन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री सैमुअलसन की परिभाषा रॉबिन्स, मार्शल और एडम स्मिथ की तरह किसी एक दृष्टिकोण पर आधारित न होकर कई सारे दृष्टिकोणों का समावेश है। या यूं कहिए कि अर्थशास्त्र को संपूर्ण रूप से परिभाषित करने का काम क्या है? सैमुअलसन ने। इनका कहना है कि सैमुअलसन का कहना कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा के माध्यम से या बिना मुद्रा के माध्यम से या बिना मुद्रा के विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन सीमित साधनों से किस प्रकार करते हैं, उत्पादन का बंटवारा किस प्रकार करते हैं, और उत्पादन में होने वाले लागत और लाभों का विश्लेषण भी करते हैं। तो हमको लगता है कि अब आपको परिभाषा वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या धन संबंधी परिभाषा? एडम स्मिथ। दुर्लभता संबंधी परिभाषा? रॉबिन्स। मानव कल्याण संबंधी परिभाषा? मार्शल। मानव कल्याण संबंधी वाला परिभाषा? मार्शल। और तीनों का पुस्तक का नाम यानी कि ने पुस्तक का नाम याद करने ना। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक मार्शल। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस मार्शल। तो अर्थशास्त्र के परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं ना। फिर भी दिक्कत है तो इसका सॉल्यूशन आगे है। आइए दोस्तों, अब कहिएगा कि ये क्या अर्थशास्त्रियों के चक्कर में हम पड़ गए हैं, कोई कर रहा है कुछ, कोई कर रहा है कुछ, अब हम करेंगे क्या? ठीक है, आपको अभी हमने 4 अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण दिखाए अर्थशास्त्र में, और ये दृष्टिकोण अलग अलग समय पर दिए हैं। ये नहीं कि एक के समय पर अल्फ्रेड मार्शल उधर से हल्ला कर रहे हैं अपने छत पर से और रॉबिन्स हल्ला कर रहे हैं अपने छत पर से, ऐसा नहीं है। सभी अर्थशास्त्रियों 1776 के बाद 1890 के बाद 1932, यानी हर अर्थशास्त्री अपने कालखंड में है और उनके बीच व्यापक समय अंतराल है। लेकिन अगर अर्थशास्त्र के मूल भावनाओं में अगर हम जाएं या शॉर्ट में हम सोचे, यानी कि पूरा संक्षिप्त में अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को अगर आप बोलना चाहे बिल्कुल संक्षिप्त में, बिल्कुल शॉर्ट में, तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का। आप शॉर्ट में यह भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र वो विषय है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। अब कहिएगा हम तो आर्थिक क्रियाएं नहीं समझते हैं, आर्थिक क्रिया क्या है? बात को समझे कि ना? अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताना है, किसी अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में नहीं उलझना है, तो हम सीधा संक्षिप्त में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र वो विषय है या अर्थशास्त्र वो विज्ञान है, या अर्थशास्त्र विज्ञान भी है दोस्तों, कहने में कोई बुरा नहीं है। अर्थशास्त्र वो विषय है, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसमें किसका अध्ययन होता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। आर्थिक क्रिया को इंग्लिश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। आर्थिक क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें लोग लगे रहते हैं और अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करते रहते हैं।
आर्थिक क्रियाएं किसी व्यक्ति के द्वारा वे क्रियाएं हैं जो उन्हें जीवन यापन के लिए अपनाए हुए हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहता है कि नहीं, करता रहता है कि नहीं। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। हर व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और उनका वो काम ही उनके लिए क्या है, आर्थिक क्रिया। एक नाई सैलून खोलकर रखा हुआ है, सैलून उसके आर्थिक क्रियाएं हैं। सैलून में लोगों का बाल काटकर अपने जीवन यापन यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का संचय करते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या समझ गए ना, यानी कि इस आर्थिक क्रिया का संबंध लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करने से है। ये वो क्रियाएं हैं लोग जीवन यापन के लिए अपनाए हुए। तो आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिसे समाज ने जीवन यापन, जिसे समाज ने अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया हुआ है, अपनाया हुआ है। क्या किया हुआ है, अपनाया हुआ है। और आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्थिक क्रिया मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। और आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र का आधार स्तंभ कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र का क्या कहते हैं दोस्तों, आधार स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार स्तंभ कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया समझ गए, क्या है समझ गए ना। हर व्यक्ति या समाज अपने जीवन यापन के लिए या फिर अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, कोई ना कोई क्रियाएं करते रहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आर्थिक। सीधा सीधा समझिए ना, आसान भाषा में रुपया पैसा कमाने के लिए जो कर रहे हैं वही हमारा क्या है, आर्थिक क्रिया। ये नहीं कि रुपया कमाने के लिए बैंक में डाका डालें तो उसको भी आर्थिक क्रिया घोषित कर देंगे, नहीं। जो लीगल है वही आर्थिक क्रिया है, लीगल चीजों पर बातें होगी। आइए दोस्तों, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, मुख्य 4, कई प्रकार के होते हैं। मुख्य कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला सबसे मुख्य आर्थिक प्रक्रिया क्या है, उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। अब उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पादन का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, उत्पादन का मतलब होता है वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना या वस्तु में मूल्य वृद्धि करना। उत्पादन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। या हम किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी फेंका हुआ था, बढ़ई ने लकड़ी को जमा किया और उसी लकड़ी से कुर्सी बना दिया। जब हम लकड़ी को कुर्सी में कन्वर्ट किए तो लकड़ी की उपयोगिता क्या हो गई, बढ़ गई। जब लकड़ी कुर्सी के रूप में नहीं था तो उसकी उपयोगिता कम थी। लेकिन जैसे ही आप लकड़ी को कुर्सी में बदल दिए तो 2 काम हो गया दोस्तों, उसकी उपयोगिता यूटिलिटी भी बढ़ गया और उसके मूल्य में भी क्या हो गई, वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा, मानव किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है। हम समझ लेते हैं उत्पादन का मतलब निर्माण से है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य किसी भी चीज का निर्माण नहीं करता है। सिर्फ वो 2 ही काम कर सकता है, सिर्फ वो उपयोगिता को बढ़ा सकता है, यानी कि उसमें के मूल्य में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। आप जो कहिएगा, मान लीजिए मतलब कोई कुर्सी का दुकानदार कहेगा कि हमने कुर्सी का निर्माण किया है, तो बोलचाल की भाषा में ठीक है, लेकिन वास्तविकता है कि दुकानदार कुर्सी का निर्माण किया है। कुर्सी का निर्माण लकड़ियों से हुआ है। कुर्सी का निर्माण किससे हुआ है, लकड़ियों से। दुकानदार किया है कुर्सी का निर्माण, नहीं, लकड़ी किया है।
तो फिर आपने क्या किया है? तो आपने क्या किया है? आपने उसकी उपयोगिता को बढ़ाया है, आपने उसके मूल्य वृद्धि को बढ़ाया है। अर्थात किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना, किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना या फिर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि लाना ही अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ध्यान दें दोस्तों, किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना या फिर उसके मूल्य में वृद्धि करना ही अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब उत्पादन दोस्तों अपने आप नहीं होता, उत्पादन के लिए कुछ चीजों की जरूरी पड़ती है, और उत्पादन के लिए जिन चीजों की जरूरी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। अब उत्पादन के कितने साधन है? उत्पादन के 4 साधन है दोस्तों। उत्पादन कितने साधन है? 4 है। भूमि है, पूंजी है, श्रम है, और क्या है? उद्यमी। यानी आपको किसी चीज का उत्पादन करना है, आपको किसी पदार्थ का उत्पादन करना है तो कितने चीज की जरूरत पड़ेगा? 4। यानी कि उत्पादन के कितने साधन है? 4। और किसी एक के अभाव में उत्पादन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए आपको कुर्सी ही बनाना है, पहले दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए? फिर काम करने के लिए मशीनरी के लिए क्या चाहिए? फिर काम करने के लिए क्या चाहिए? और आप खुद जो आप दुकान खोलने, आप क्या है? उद्यमी है। आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है तो पहले एक कंस्ट्रक्शन घर तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसमें कुछ ना कुछ मशीनरी लगेगा ही लगेगा। उसके लिए क्या चाहिए? पूंजी, और कोई ना कोई काम करने वाला चाहिए। यानी क्या चाहिए? श्रम चाहिए। और आप खुद क्या हो गए? हाँ, उद्यमी उसको कहते हैं जो उत्पादन की कोशिश करने के लिए इन तीनों को जुटाता है, इन तीनों को मैनेजमेंट करता है। तो उत्पादन के कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। कौन कौन? किसी एक के अभाव में उत्पादन संभव है? नहीं संभव है। किसी एक को पूंजी निकाल दीजिए, आप उत्पादन कर पाइएगा? नहीं। श्रम को निकाल दीजिए, उत्पादन कर पाइएगा? आप खुद कहिएगा हम जा रहे हैं, उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो उत्पादन के 4 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। किसी एक साधन के अभाव में उत्पादन संभव। तो उत्पादन समझे ना क्या है? प्रोडक्शन क्या है, समझ गए ना? ठीक है। किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना या फिर उसके मूल्य में वृद्धि करना क्या कहलाता है? उत्पादन के कितने घटक हैं? किसी एक घटक के अभाव में उत्पादन संभव है। तो पहली आर्थिक क्रिया उत्पादन को समझ गए ना? अब ध्यान दीजिए कि अधिकांश आर्थिक प्रक्रियाएं उत्पादन में ही जुड़े रहते हैं। यानी उत्पादन के जो ये 4 घटक है, इसी 4 घटक में लोग लगे होते हैं, संलग्न होते हैं, और उसे इनकम की प्राप्ति होती है। जैसे उत्पादन की प्रक्रिया में जो भूमि प्रदान करते हैं उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? लगान, जिसको हम रेंट कहते हैं। जो पूंजी लगाते हैं उसका क्या प्राप्त होता है? ब्याज। जो श्रम करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है? वेतन। जो उद्यमियों उन्हें क्या प्राप्त होता है? लाभ। तो ये लगान, ब्याज, वेतन, लाभ, इसको क्या कहते हैं? इसको इनकम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनकम, आय कहते हैं। और विभिन्न देश के विभिन्न लोग, समाज के विभिन्न लोग इसी उत्पादन की प्रक्रिया में अपना योगदान देकर इनकम कमाते हैं। कोई श्रम कर कर वेतन कमाता है, कोई उद्यमी बनकर लाभ कमाता है, कोई पूंजी लगाकर ब्याज कमाता है, कोई भूमि देकर लगान वसूलता है। हर नागरिक किसी ना किसी उत्पादन के किसी ना किसी साधन में संलग्न होते हैं, जिससे उन्हें इनकम की प्राप्ति होती है। जिससे उन्हें किन की प्राप्ति होती है? इनकम की। यानी कि लगान भी इनकम है, ब्याज भी इनकम है, वेतन भी इनकम है, लाभ भी।
आगे चलकर इसको और विस्तार में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इसका जिक्र नहीं है, आगे दूसरा नंबर पढ़ेंगे ना नेशनल इनकम, तब और विस्तार देंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ गए हैं उत्पादन क्या है, समझे। किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना क्या है, उत्पादन है। उत्पादन के कितने घटक, 4 घटक। किसी एक घटक के अभाव में उत्पादन संभव है नहीं। दूसरा आर्थिक क्रिया क्या है, उपभोग। इसमें तो बताने की कोई जरूरी नहीं है। उपभोग वो आर्थिक क्रिया है जिससे मनुष्य की आवश्यकता को प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं, सबसे पहले तो उपभोग आर्थिक क्रियाएं है या नहीं, इस पर ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो बिल्कुल है। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रियाएं नहीं है या निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रियाएं हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो उपभोग, कंजप्शन आर्थिक क्रियाएं हैं, और ये वो आर्थिक क्रिया है जिससे आवश्यकताएं प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, संतुष्ट होती है। आवश्यकताएं प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, संतुष्ट होती है। कपड़ा पहनना, मोबाइल पॉकेट में रखना एक तरह से क्या है, उपभोग है। तीसरी आर्थिक क्रिया है क्या, निवेश। निवेश एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। उपभोग वो आर्थिक क्रिया था जिसमें मनुष्य की आवश्यकताएं प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट हुआ। किस रूप संतुष्ट हुआ, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट हुआ। जबकि निवेश वो आर्थिक क्रिया है जिससे मनुष्य की आवश्यकता अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होता है। निवेश का मतलब होता है कि भविष्य में उत्पादन हेतु पूंजी तैयार करना। भविष्य में उत्पादन हेतु पूंजी तैयार करना क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। निवेश से प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलने के बजाय अप्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। क्या होती है, और चौथी आर्थिक क्रिया कौन है, विनिमय। एक्सचेंज यानी खरीदना और विनिमय, या इसको क्या कहते हैं, कीमत निर्धारण। इस आर्थिक क्रिया का दूसरा नाम क्या है, कीमत का निर्धारण। विनिमय के अंतर्गत वे आर्थिक, विनिमय के अंदर खरीदना और बेचना शामिल होता है। एक्सचेंज के अंतर्गत सेल और बाय शामिल होता है। यानी कि इस प्रकार के आर्थिक क्रिया को कीमत निर्धारण करते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। और आर्थिक क्रिया में 4 है मुख्य रूप से, उत्पादन, उपभोग, निवेश और इन 4 आर्थिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है उत्पादन। क्योंकि उत्पादन ही नहीं होगा तो ये तीनों की कोई जरूरी। तो सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया कौन है, क्योंकि उत्पादन होगा तबे जाकर क्या होगा, क्या उत्पादन के बिना उपभोग की कल्पना करना संभव है? क्या उत्पादन नहीं करना तो हम निवेश करेंगे, या उत्पादन नहीं होगा तो विनिमय होगा, खरीद बिक्री होगा। तो 4 प्रकार के आर्थिक क्रियाएं मुख्य जरूर है, लेकिन उन चारों में सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है, उत्पादन होने के बाद ही अन्य आर्थिक क्रियाओं का सृजन होता है। उत्पादन होने के बाद ही अन्य आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है, सृजन होता है। क्लियर हो गया, समझ गए? तो उत्पादन के कितने साधन हैं, 4 साधन। उत्पादन के कितने साधन है, 4 साधन है। आइए दोस्तों, अब हम अर्थशास्त्र के प्रकार पर चले हैं। अर्थशास्त्र क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। और मूल परिभाषा यही है, अर्थशास्त्र ये बतलाएगा कि मानव अपने असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा करे कि ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो या फिर उनकी अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हो सके।
या फिर हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वे है जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं सिर्फ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इससे पहले वाले बैच में बायोलॉजी चल रहा था, बायोलॉजी तो बहुत मजा मजा लेकर पढ़े थे सब, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। इकोनॉमी में हर एक चीज, और दोस्तों होता क्या है कि इकोनॉमी में जो है ना कुछ कुछ चीज जो है समझ से बाहर हो जाता है, और उसके कारण विद्यार्थी पूरा इकोनॉमी को ही छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ थ्योरी क्वेश्चन दोनों पर हम बहस करेंगे, हर चैप्टर के पीछे प्रश्न है। इसलिए जब कभी थ्योरी में कुछ दिक्कत रह जाएगा तो निश्चित तौर पर वे प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करेंगे। इसलिए दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, इकोनॉमिक्स थोड़ा उबाऊ लगेगा लेकिन उबना नहीं है। ज्यादा परीक्षा में प्रश्न आते भी नहीं है इकोनॉमिक्स के, लेकिन दोस्तों बात कर एक एक नंबर का वैल्यू है। किसी भी एग्जाम में एक नंबर से नौकरी नहीं होने वालों का एक लंबी लाइन है। तो इसीलिए परीक्षा में 4 नंबर का इकोनॉमी पूछता है, 5 क्वेश्चन पूछता है, वे आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक नंबर हो सकता है आपका मेरिट बना दे, या वही एक नंबर आप ना बनाने के कारण आप बाहर निकल जाए। तो ये नहीं सोचना है कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ ये सोचना है कि इकोनॉमी हमें पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रश्न आते रहते हैं और जब भी आए बनना है। और लास्ट में जब इकोनॉमी खत्म होगा तो उसके बाद 25 सेट करवाएंगे हम, 25 सेट, ठीक है। 25 सेट के अंतर्गत हर सेट में 25-25 क्वेश्चन है, और काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इसमें है वो तो है ही, इसमें हल्का भारी मॉडरेट सब प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन हमने अर्थशास्त्र के लिए 25 स्पेशल सेट बनाए, वो लास्ट में हम आपको करवाएंगे। और 25 गुना 25 कितना होता है? 625। और वो 625 के अंतर्गत जो है सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिस पर बहस हो सके, वो सेट करवाएंगे। आपका इकोनॉमिक्स परिपूर्ण हो जाएगा। पहला क्लास था दोस्तों, आज हम रोक रहे यहाँ पर क्योंकि कई सारे नोट्स नहीं लिए होंगे, और पहला क्लास है, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। जिनका क्लास छूट चुका, ऑनलाइन भी चल रहा था ना, तो ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन में वीडियो पड़ा हुआ रहेगा। तो जो दोस्त आपका आज क्लास नहीं कर सके वे कल से क्लास करेंगे, उन्हें बता दीजिएगा आज का क्लास हमारे ऐप पर फ्री में अवेलेबल है, वो कर ले दोस्तों। तो आज दोस्तों अर्थशास्त्र की सिर्फ परिभाषाओं तक हम सीमित रह गए हैं। अगला क्लास जो हमारा सोमवार को होगा, ध्यान दीजिए कब होगा, कल रोशन सर का क्लास है, ठीक है, कल रोशन सर का क्लास है। तो आप जानते हैं कि एक दिन एक छोड़ एक दिन क्लास होता है, जो पुराने उन्हें पता है, जो नए उनको लिए बता रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 से 12 होगा, एक दिन छोड़ एक दिन, यानी सोमवार को होगा मेरा क्लास, मंगलवार को रोशन सर का, फिर बुधवार को मेरा क्लास, बृहस्पतिवार को रोशन सर का, आज शुक्रवार को हमारा क्लास है, शनिवार को जो है दोस्तों रोशन सर का क्लास होगा, और रविवार जानते ही है जैसे जैसे होता है मेरा क्लास उसी तरह होगा दोस्तों। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, साक्षी, आनंद, राकेश, ऑनलाइन वाले दोस्तों चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले कोई है, अगर कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, आप ही लोग का कमेंट देख रहे हैं।
पीडीएफ अवेलेबल नहीं, पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवाए हैं, कर दिया है ना। फ्री वाले में किया है कि नहीं? फ्री वाले में भी 2 चैप्टर है दोस्तों। कितना फीस है ऑनलाइन का? चलिए दोस्तों, तो मात्र 199 रुपये फी है, ज्यादा है नहीं। कितना क्लास में समाप्त होगा? थोड़ा लंबा लगेगा क्लास, ठीक है, लेकिन जिस दिन पूरी तरह से आपका इकोनॉमिक्स मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल एक्सचेंज को कीमत निर्धारण बोल सकते हैं। कितने दिन में सिलेबस पूरा होगा? सिलेबस पूरा होने में दोस्तों थोड़ा लेट लगता है। सैमुअल्सन का तो बुक कहाँ, कोई बुक उसका बताए नहीं था। बुक तो हम रॉबिन्स का बताए थे, सैमुअल्सन का कोई बुक नहीं बताए हैं। बिल्कुल, इकोनॉमिक में रोशन सर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में रोशन सर ही बताएंगे आपको। बाकी सारा चैप्टर हम ही डील करेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। क्या हुआ?